देखिए बच्चों, आज की क्लास आपकी बहुत 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 ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा, मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी विद्यार्थी है, एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा, आप लोग की आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2022 में, प्रश्न बैंक 2022, आपकी वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर सिर्फ ना कोई गाइड से नहीं आएगा, कोई नोट से नहीं आएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको कैसे निकलेगा? प्रश्न बैंक से निकलेगा। कैसे निकलेगा? प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक से आपका पेपर निकलेगा। तो हम प्रश्न बैंक को यहां पर सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम उन चैप्टर को सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम उन अध्याय को हल करेंगे जिससे बड़े वाले प्रश्न आ रहे हैं, जिससे 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे। तो आपका जो लोकतांत्रिक राजनीति 2 ये वाली जो किताब है, उसका सबसे लास्ट अध्याय लोकतंत्र की चुनौतियां, इस अध्याय से एक प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा और एक आपका विकल्प पूछा जाएगा, और ये पेपर में आपका अध्याय आना ही आना है। तो इसको हम शुरू करेंगे। आप सभी लोग कान खड़े कर लीजिए, अच्छे से सुनना है। ऐसा सुनना है कि तुमको यहीं पर याद हो जाए, यहीं पर तुमको रटा जाए। दूसरा, पेन को टाइट पकड़ के रखिए और कॉपी खोल करके बैठिए। लिखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, तीनों काम साथ साथ करना है। आपका पहला क्वेश्चन, इसके उत्तर किसी गाइड में नहीं मिलने वाले, पता नहीं कहां से निकला प्रश्न बैंक, लेकिन पेपर इसी का आएगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है वैध शासन क्या है? पहले समझेंगे वैध शासन। वैध शासन का मतलब जो होता है जब निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाए। निष्पक्ष रूप से क्या करे जाए? चुनाव करे जाए, और संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार हर व्यक्ति वहां पर क्या डाले? वोट डाले, और वोट डाल करके एक सरकार चुनी जाए, जो कानूनी रूप से चुनी जा रही है सरकार। कानूनी रूप से तुमने विधायक को वोट दिए, कानूनी रूप से तुमने सांसद को वोट दिए, फिर वहां पर कानूनी रूप से बिल्कुल सबकी सहमति से एक प्रधानमंत्री बना। तो जो सरकार जो बनेगी वो वैध सरकार रहेगी, वो वैध हो चुकी है, और वो 5 साल क्या करेगी? राज करेगी। तो जो शासन चलेगा, इसी शासन को हम क्या कहेंगे? वैध शासन कहेंगे। अब सब लोग लिखिए कॉपी में, उत्तर लिखिए वैध शासन क्या है। उत्तर लिखिए, वैध शासन उस शासन को कहते हैं, वैध शासन उस शासन को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी जाती है, जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी जाती है, अथवा दूसरे शब्दों में जनता की सरकार को वैध सरकार या वैध शासन कहा जाता है। जनता की सरकार को वैध शासन या वैध सरकार कहा जाता है। जब देश में स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते हैं तथा चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार तथा चुनाव के माध्यम से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार तथा चुनाव के माध्यम से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार जब शासन में भागीदारी लेती है,
शासन में भागीदारी लेती है तो इस तरह के शासन को वैध शासन वैध शासन कहा जाता है। तो इस तरह के शासन को वैध शासन कहा जाता है। लिख लिए? तुम इसको बढ़ा चढ़ा के अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। वैध शासन, जब भारत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाए और उसमें हर व्यक्ति जो 18 वर्ष है उससे ऊपर का हो, वो वोट डाले और वोट डाल करके एक निष्पक्ष रूप से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार आए, और वो जो लोकतांत्रिक सरकार जब शासन को चलाएगी तो वो एक प्रकार का वैध शासन होगा। क्या होगा? वो एक प्रकार का वैध शासन होगा। समझ में आया? क्योंकि जो सरकार, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी का जो सरकार है वो वैध शासन है। कैसा शासन है? कोई जनता ने वोट डाली भाजपा को, और भाजपा को जनता ने चुनी, और चुन करके फिर देश का प्रधानमंत्री कौन बना? नरेंद्र मोदी बना। पूरे संविधान के अनुसार वोट हुआ। इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, वो भी वैध रूप से चुनी गई थी। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वैध शासन इसको हम कहेंगे, या लोकतांत्रिक शासन इसको हम कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है सांप्रदायिकता क्या है। अगला क्वेश्चन लिखिए सांप्रदायिकता क्या है। क्वेश्चन लिखिए सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? उत्तर अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर, अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों एवं संप्रदाय को, अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ एवं संप्रदाय को घृणा की दृष्टि से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्रहित की उपेक्षा कर, तथा व्यापक राष्ट्रहित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ या संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना, स्वयं के पंथ या संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना, स्वयं के पंथ या संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना। सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता ये एक ऐसी चीज है जिसने भारत देश को बर्बाद कर दिया है। किसने बर्बाद कर दिया है? सांप्रदायिकता ने। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि खुद का जो पंथ है, खुद का जो क्या है? पंथ है, खुद का जो संप्रदाय है उसमें निष्ठा रख रहा है। पंथ का मतलब क्या होता है? धर्म। खुद का जो धर्म है, जिस धर्म को मान रहा है उसको बड़ा अच्छा बोल रहा है कि हमारा धर्म कैसा है? अच्छा है। हम हिंदू है, हमारा धर्म अच्छा है। हम मुसलमान है, हमारा धर्म अच्छा है। हम सिख है, हमारा धर्म अच्छा है। हम ईसाई है, हमारा धर्म कैसा है? अच्छा है। अपने धर्म के प्रति निष्ठा रख रहे हैं और दूसरे धर्म को कैसा देख रहे हैं? घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरे धर्म को कैसे देख रहे हैं? घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। अरे वो मुसलमान है, कितना बुरा है। मुसलमान बोल रहा है, अरे वो हिंदू है, वो कितना बुरा है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, जो इनको लड़वाता है वो इंसान बुरा है कि नहीं? गलत बोला सही बोला मैंने? है कि नहीं? ये रियलिटी है। अपने इसको बोलते कट्टरवादिता।
हम सिख हैं तो हमारा धर्म अच्छा है, बाकी धर्म को घृणा की दृष्टि से नहीं। नेता बनेगा तो वो फलाने धर्म का नहीं बनना चाहिए, हमरी जात का बनना चाहिए। चुनाव हो रहे तो पवार क्यों बनेगा, साहू बनना चाहिए, सोनी बनना चाहिए। राष्ट्र हित को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, राष्ट्र के हित को ध्यान में रख रहे क्या नहीं, अपने संप्रदाय, अपनी जाति, अपने पंथ को हित में रखते हुए अपने, है ना, चुनाव कर रहे हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे, सांप्रदायिकता बोलेंगे। नहीं जी हमारी जात वाला है, यही नेता बनना चाहिए, भले वो चोर रहे, डाकू रहे, डकैत रहे। आ रहा है समझ में? अरे भैया जात देख के, धर्म देख के वोट मत दो। वोट देना है तो जो अच्छा काम करवा रहा है देश के लिए, जो देश के लिए ईमानदार है, वो देख करके वोट दो। क्योंकि इसी देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मुस्लिम थे वो भी पैदा हुए, उन्होंने भारत देश को परमाणु बम दिया, मिसाइल दिया और मिसाइल मैन कहलाए। और इसी देश में कई ऐसे ऐसे हिंदू, स्वामी विवेकानंद भी यहां पर जन्म लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी को बोलते सांप्रदायिकता। अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ और दूसरे संप्रदाय को घृणा की दृष्टि से देखना और व्यापक राष्ट्रहित की उपेक्षा करना। देश के बारे में नहीं सोचना, देश के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ किसके बारे में सोचना, अपने खुद के संप्रदाय या अपने खुद के पंथ के बारे में सोचना और उसी के कार्य में लगे रहना। इसी को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। भाई सोचना है तो हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पाकिस्तान ने कहा था तुमको इस्लाम का वास्ता देते हैं, तुमको हम इस्लाम का वास्ता देते हैं, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, तुम पाकिस्तान में आकर के काम करो। डॉक्टर कलाम साहब ने क्या कहा? डॉक्टर कलाम साहब ने कहा मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, बाद में धर्म है। अमन साहू के लिए भी सबसे पहले क्या है, भारत देश है, उसके बाद धर्म है। ठीक है, सबसे ऊपर मातृभूमि, जहां जन्म लिए है, जहां पैदा हुए, सबसे पहले वो है अपने लिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते कट्टरवादी किस्म के, है ना, ये देश के लिए खतरा है। सबसे पहले किसके बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए, उसके बाद अपने धर्म के बारे में सोचिए, अपने पंथ के बारे में सोचिए, अपनी जात के बारे में सोचिए। ठीक है, ये होता है सांप्रदायिकता का अर्थ, है ना। बन जाएगा आपसे, अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों एवं संप्रदाय को घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्रहित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ या संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाती है। और होता क्या है कि छोटे छोटे बच्चे, जब वो छोटे छोटे होते हैं, बचपन जो होता है ना, बचपन में जैसी माइंड की कंडीशनिंग की जाती है वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। छोटे छोटे बच्चों के मन में दूसरे धर्मों के प्रति या फिर दूसरे पंथों के प्रति घृणा की भावना भरी जाती है बचपन से। तो माइंड की कंडीशनिंग बचपन से ऐसी हो जाती है। एक सरदार भगत सिंह थे, जब वो छोटे से बच्चे थे, जब सरदार भगत सिंह छोटे से बच्चे थे, उनके घर में बात चलती थी अंग्रेज लोग को मार भगाना है, अंग्रेज लोग ने हमारी भारत माता को गुलाम बना करके रखा है। तो जब उन्होंने बचपन से वो चीज सुना तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी और 21 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। अब जो बच्चा बचपन से दूसरे धर्मों की घृणा के बारे में सुनेगा तो वो तो दूसरे धर्म से नफरत ही करेगा ना। तो माइंड की कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है। आ रहा ना आप लोग को समझ में? ये सबसे बड़ी मूर्खता है, इसी के कारण भारत देश आज पीछे है। सबसे पहले देश। ठीक है, आपको आ रहा समझ में? ये रियलिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, भारत में गरीबी के उन्मूलन के 2 उपाय बताइए। भारत में गरीबी के उन्मूलन के 2 उपाय बताइए। भारत में गरीबी उन्मूलन के 2 उपाय बताइए। उत्तर, भारत में गरीबी उन्मूलन के उपाय निम्नलिखित है। भारत में गरीबी उन्मूलन के उपाय निम्नलिखित है। भारत में गरीबी उन्मूलन के उपाय निम्नलिखित है। भारत में गरीबी उन्मूलन के उपाय बताइए। गरीबी उन्मूलन, गरीबी का मतलब होता है गरीब, उन्मूलन का मतलब होता है उनको गरीबी हटाना। भारत देश के हर नागरिक के पास धन हो, हर नागरिक के पास क्या हो, संपन्नता हो। अमेरिका में आज हर नागरिक के पास कार है,
हर व्यक्ति के पास पैसे होना चाहिए, हर व्यक्ति अमीर होना चाहिए। गरीबी एक बीमारी है जो भारत देश को खोखला कर रही है। कहाँ सोने की चिड़िया भारत और कहाँ आज झुग्गी झोपड़ी। हर व्यक्ति के पास अच्छा होना चाहिए, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, तो गरीबी उन्मूलन का पहला कारण पहला लिखिए उपाय जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, इसमें डेस पाड़ के लिखिए भारत देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत देश में बढ़ती हुई जनसंख्या देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों की कमी हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों की कमी हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों की कमी हो जाती है एवं देश में गरीबी का प्रसार होता है। अतः देश की गरीबी दूर करने के लिए, अतः देश की गरीबी दूर करने के लिए, अतः देश की गरीबी दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण, अतः देश की गरीबी दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः देश की गरीबी दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण क्या है? महत्वपूर्ण। एक परिवार में बाप मान लो, मैं परिवार का बाप, ठीक है, ठीक। मेरे पास 10 एकड़ जमीन, कितने एकड़ जमीन? अगर मैं एक ही लड़का पैदा करूंगा, अगर मैं एक ही लड़के को जन्म दूंगा तो वो अमीर रहेगा गरीब रहेगा? क्योंकि मेरी पूरी 10 एकड़ जमीन किसके पास चल जाएगी? उसके पास जाएगी। अगर मैं 20 अगर मेरे 20 बच्चे रहे तो सबके पास कितने कितने एकड़ आएगी? आधा एकड़ आएगी। सब लोग कैसे रहेंगे? गरीब रहेंगे। तो जनसंख्या के बढ़ने से क्या होता है? देश में संसाधनों की कमी हो जाती है और देश में गरीबी का क्या होता है? प्रसार होता है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा क्या है? आवश्यक है। क्या है? बहुत ज्यादा आवश्यक है। समझ में आया आप लोग को? दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए कौशल तथा शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करके, बोल मत, रोजगार के अवसर प्रदान करके देश में गरीबी को दूर किया जा सकता है। देश में गरीबी को दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो अपनी तरफ से गरीबी दूर करने के लिए, ठीक है ना कि नहीं? तो कौशल, इंसानों को स्किल सिखाइए, कुछ बना करके वो बेच सके और पैसे कमा सके। उनको रोजगार दीजिए, काम धंधा दीजिए, उनको शिक्षित कीजिए ताकि देश में क्या उत्पन्न हो सके? रोजगार उत्पन्न हो सके और हर व्यक्ति पैसे कमा सके और देश के अंदर से गरीबी क्या हो सके? दूर हो सके, ठीक है। देश के अंदर क्या दूर हो सके? गरीबी दूर हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लोकतंत्र की चुनौतियों का क्या अर्थ है? लोकतंत्र की चुनौतियों का क्या अर्थ है? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप, प्रश्न। लोकतंत्र की चुनौतियों का क्या अर्थ है? लोकतंत्र की चुनौतियों का क्या अर्थ है? उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए, लोकतंत्र की चुनौतियों का अर्थ क्या अर्थ है? उत्तर लिखिए, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता कोमा जातीयता, सांप्रदायिकता कोमा जातीयता, जातीयता कोमा क्षेत्रवाद,
कोमा क्षेत्रवाद, कोमा आतंकवाद, कोमा आतंकवाद, कोमा निर्धनता, कोमा निर्धनता तथा बेरोजगारी, तथा बेरोजगारी आदि 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 प्रजातंत्र के समक्ष, आदि प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां है, आदि प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां है, के समक्ष प्रमुख चुनौतियां है। लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां है। लिख लिए और आगे लिखिए। अरे यार इसके उत्तर नहीं मिल रहा यार गाइड में, यार दिमाग खराब हो रहा है। चलो मैं और लिखवा देता हूँ। प्रमुख चुनौतियां है, इसके आगे लिखो। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने, अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है, अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी अपने विस्तार की चुनौती है, अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के, इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को, इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी, इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों कोमा सभी सामाजिक समूहों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में, और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है, और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है, लागू करना शामिल है। लोकतंत्र के समक्ष अन्य चुनौतियां निम्न हैं, अन्य चुनौतियां निम्न हैं। लोकतंत्र के समक्ष अन्य चुनौतियां निम्न हैं। पहला लिखो, निर्धनता और बेरोजगारी, निर्धनता और बेरोजगारी। देश पाड़ के लिखो, देश की जनसंख्या का लगभग, देश की जनसंख्या का लगभग, मरे मरे मत लिखो, तेज हाथ चलाओ, ऐसा लिखोगे निपट जाओगे, पेपर में फेल हो जाओगे। इतनी कम स्पीड में लिख रहे हो, कैसे मूर्ख लोग रहे हो। फिर सही में लगता है कि जनरल प्रमोशन लेके पास होके आए तुम लोग, इतना स्लो लिख रहे हो बिल्कुल। देश की जनसंख्या का लगभग 26% भाग निर्धनता रेखा के नीचे, निर्धनता रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है, निर्धनता रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है, जीवन निर्वाह कर रहा है। देश में शिक्षित और अशिक्षित, देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों को, देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों को नियमित रोजगार का कोई साधन नहीं है, नियमित रोजगार का कोई साधन नहीं है।
दूसरा लिखो जातीयता, जातीयता कोमा क्षेत्रीयता, जातीयता कोमा क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं, और भाषाई समस्याएं, और भाषाई समस्याएं। देश पाड़ के लिखो, हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के, हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के, हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, अधिकार प्रदान किए गए हैं। किंतु यथार्थ में देश में प्रचलित जातिवाद, किंतु यथार्थ में देश में प्रचलित जातिवाद और क्षेत्रवाद, किंतु यथार्थ में प्रचलित जातिवाद और क्षेत्रवाद स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को वास्तविक नहीं बनने दे रहे हैं, वास्तविक नहीं बनने दे रहे हैं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, ये जो तुमको मैं लिखवा रहा हूं ना, ये किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आए, आप दिमाग चला करके 2-3 क्वेश्चन के आंसर को आप मिक्स करके एक में लिख सकते हो, क्योंकि पूरे सेम ही सेम है। आपका यहां पर क्वेश्चन यहां पर ये है, लोकतंत्र की चुनौतियों का क्या अर्थ है। लोकतंत्र का मतलब होता है प्रजातंत्र, जिसमें जो नेता चुना जाएगा वो जनता के लिए काम करेगा, ठीक है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। कि निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए और एक ऐसी सरकार बनना चाहिए जो जनता के हित के लिए क्या करे, कार्य करे। उसको हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार या प्रजातांत्रिक सरकार कहा जाता है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ कुछ चीजें बाधा कर रही है, देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं हो पा रहा है। उसके यहां पर जो चुनौती है उसको आपको लिखना है। तो देखिए, आपने पहले लिखे सांप्रदायिकता, मैंने सांप्रदायिकता आपको समझा दिया हूं। इंसान वोट क्या देख के डाल रहा है, जात वाला देख के डाल रहा है, वो गलत है भाई। जो काम कर रहा है आप उसके लिए वोट डालिए ना। आप जात देख के, धर्म देख के वोट क्यों डाल रहे हो, काम को देख के वोट डालिए। जो देश में गरीबी दूर करेगा उसको वोट डालिए। जो आपके लिए जो आपको रोजगार दिलाएगा आप उसको वोट दीजिए। जो आपके लिए अच्छा कार्य करेगा आप उसको वोट दीजिए, है ना कि नहीं। दूसरा, जातीयता, जातिवाद की राजनीति। जो हमारी जात का हम उसको जितवा के बनाएंगे। अरे तुम्हारी जात का तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा काम करेगा क्या वो भाई। जो अच्छा व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है, जो आपके लिए कुछ कर सकता है, उसको देख करके वोट डालिए। अगला, क्षेत्रवाद। अगला क्या होता है, क्षेत्रवाद की राजनीति। आतंकवाद, आतंकवाद है सबसे बड़ी समस्या लोकतंत्र के समक्ष। आतंकवाद, आतंकवाद का मतलब समझते हैं। आतंकवाद का मतलब जी होते हैं कि कई सारे समूह ऐसे होते हैं जो जबरन में मासूम लोग को मार रहा है। अभी अमेरिका में गए, वहां की सबसे बड़ी बिल्डिंग, बेचारा ने किसी को कुछ नहीं बिगाड़े, वहां पर गए, बम फोड़ करके आ गए। क्या फोड़ के आ गए, बम फोड़ करके आ गए। जी आतंकवाद है कि नहीं है, बताओ मेरे को। आतंकवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई समूह ऐसे होते हैं कि भैया जी हमारे धर्म को नहीं मान रहा है, तो उसको जाकर के हम निपटा देंगे, उसको हम उड़ा देंगे। ये क्या है, ये आतंकवाद है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आतंकवाद बोलते हैं। निर्धनता, निर्धनता का मतलब क्या होता है, गरीबी। क्या होता है, गरीबी। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। गरीबी भी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, गरीबी। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा है कि हम गरीब पैदा हुए, इसमें हमारी गलती है क्या। अपन गरीब पैदा हुए, इसमें अपनी गलती है क्या। लेकिन अगर अपन गरीब मर गए तो उसमें पूरी गलती किसकी है। इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। गरीबी बीमारी है। और पैसा कौन कमा सकता है, जिसके पास दिमाग होता है। इसलिए इसको शिक्षित करो, दिमाग को शिक्षित करो, ठीक है।
ऐसा है। बेरोजगारी, इंसान के पास 30 साल के हो गया, क्या कर रहा है, ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 30 साल के हो गए, हम पलंग तोड़ रखा। अरे मूर्ख, बेरोजगार क्यों है? अमेरिका में 15 साल के बच्चे महीने का लाखों कमा रहे हैं, और तुम यहाँ भारत में 30-35 साल के होगा, तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो। ये मूर्खता है तुम्हारी। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए देश के अंदर। होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के समक्ष क्या है? समस्या है, बहुत बड़ी क्या है? समस्या है लोकतंत्र के समक्ष। अगली समस्या क्या है? निर्धनता, बेरोजगारी, जातीयता, भाषा की समस्या, अशिक्षा, राजनीतिक स्वार्थ, ये सब क्या लोकतंत्र की कई सारी क्या होती है? समस्याएं होती है ना। लोकतंत्र की क्या है? समस्या होती है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लोकतंत्र क्या है? अगला क्वेश्चन क्या लिखोगे आप? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, बाहर कौन आया? लोकतंत्र क्या है? बताता हूं बेटा क्या है, चिंता नहीं करना, सब बताऊंगा। एक 178। ये गाइड बहुत रद्दी लग रही है मेरे को, दिमाग खराब हो रहा है। गाइड में आंसर ही नहीं दिए इनने, पेपर में आएंगे तो क्या मतलब? लोकतंत्र क्या है? अब ये नोबी गाइड में दिया है लोकतंत्र। देखो प्रश्न बैंक में क्वेश्चन है, करवाना तो पड़ेगा मेरे को, कहीं से भी करवाऊं। हाँ लिखिए, लोकतंत्र क्या है? उत्तर, क्वेश्चन आपका लोकतंत्र क्या है, पहले समझ लो लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, लोक यानी होता है लोगों का, तंत्र यानी शासन, लोगों के शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम होता है जनतंत्र। जन का मतलब होता है जनता का, तंत्र यानी होता है शासन। जनता के शासन को ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। पहले होता था राजतंत्र, एक बन गया राजा, जनता से कोई मतलब नहीं, सबको लूटो खाओ। फिर उसका लड़का भले ही अयोग्य रहे, फिर राजा का बेटा फिर क्या बन गया? राजा। फिर राजा का बेटा क्या बन गया? राजा। सब घर भरने पे तुले है। इसको राजतंत्र कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र अलग है। लोकतंत्र में मैं चाहूं तो मैं भी राजा बन सकता हूं, मैं चाहूं तो छिंदवाड़ा के सांसद के लिए खड़ा हो जाऊंगा, हो गया, जीत गया तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और देश के राजा बन गए। तो लोकतंत्र में क्या होता है? हर आम आदमी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र कहते हैं। इसी का एक नाम होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता के लिए किया जाने वाला शासन को हम क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। जनता का। नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, राजा का बेटा था क्या? नहीं था। वो योग्यता थी, दम था, बन गया। तुम्हारी दम है, तुम बन के दिखा दो, बन सकते हैं ना। ये जनता का शासन है, मैं भी बन सकता हूं, तुम भी बन सकते हो, तुम में से कोई एक लड़की बन सकती है राष्ट्रपति देश की। कोई बड़ी चीज है क्या? नहीं है। लोकतंत्र आ रहा है समझो तुम लोग को? जनतंत्र, जनता का, जनता के लिए। जो राजा बनेगा वो शासन करेगा, खुद का घर भरने के लिए नहीं करेगा, जनता के लिए करेगा, देश के लिए करेगा। और जनता के द्वारा शासन किसके द्वारा किया जाएगा? जनता के द्वारा किया जाएगा। इसी को लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। उत्तर लिखिए, हेडिंग डालिए लोकतंत्र का अर्थ। हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? लोकतंत्र का अर्थ। इसमें डेस पाड़ के लिखिए, लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है। लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित सर्वोपरि है, जिसमें जनहित सर्वोपरि है। लोकतंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ केवल
लोकतंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है, यह राज्य और समाज का रूप भी है। यह राज्य और समाज का रूप भी है। अब मैं खुल के पढ़ा सकता हूँ तुम लोग को ना, सामाजिक विज्ञान वगैरह। गणित तो खत्म हो गई मेरी, देखो मैंने गणित खत्म करवा चुका हूँ पूरा। अब अपन अदर विषय पढ़ेंगे, ठीक है। सीमित नहीं है, लेकिन तुम लोग गणित छोड़ना मत। जितने सवाल मैंने करवाया उन्हें पेपर पूरा इसी के अंदर का आएगा। क्वेश्चन बैंक से देख करके घर पे रोज 3 घंटे गणित को देना है, ठीक है। मैंने गणित निपटा दिया पूरा अपना, अब तुम लोग अपनी तैयारी करते रहो। जिनकी कोचिंग मिसिंग होगी वो लोग यूट्यूब से देख के पूरे लेक्चर डाले, यूट्यूब में जितना पढ़ाया मैंने उसे देख के तैयारी करना, हाँ ठीक है। सीमित नहीं है, आगे लिखो, यह है राज्य और समाज का रूप भी है। यह राज्य और समाज का रूप भी है। यह राज्य और समाज का रूप भी है, अर्थात इसमें राज्य कोमा समाज और शासन तीनों का समावेश होता है। अर्थात इसमें राज्य कोमा समाज और शासन तीनों का समावेश होता है। राज्य के रूप में लोकतंत्र कोमा जनता को शासन करने कोमा उस पर नियंत्रण करने एवं उसे हटाने की शक्ति है। समाज के रूप में लोकतंत्र इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार और व्यवहार सर्वोपरि हो। व्यक्तित्व की गरिमा का समान मूल्य हो एवं विकास के समान अवसर सभी को प्राप्त हो। यह संपूर्ण जीवन का एक मार्ग है। अब्राहम लिंकन के अनुसार देश पाड़ के इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखिए, जनता का कोमा जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। देखो लोकतंत्र का अर्थ है ना, लोकतंत्र का अर्थ अब भी पूछूंगा, बारीकी से सुनना, ठीक है, जो लिखे हो। लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित सर्वोपरि होता है। जनहित मतलब जनता का हित क्या होता है? सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर होता है। राजतंत्र में राजा महाराजा अपना घर भरते थे, लेकिन नहीं, लोकतंत्र में किसका हित सर्वोपरि रहेगा? जनता का हित क्या रहेगा? सर्वोपरि रहता है। लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित, जनता का हित, जनहित क्या होगा? सर्वोपरि होगा। लोकतंत्र सिर्फ शासन तक सीमित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जनता ने सरकार चुन ली, सरकार बन गई, लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र राज्य में भी होना चाहिए कि हर राज्य के लोगों को बराबर क्या देना चाहिए? दर्जा। दूसरा, समाज में भी होना चाहिए। समाज का हर नागरिक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या दोनों ना हो,
या वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, कोई भी भाषा बोलता हो, सबके पास किसी भी जात का हो, सब कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे और सभी को समानता का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। ठीक है, कलेक्टर की पोस्ट खुल रही है तो उसमें हर व्यक्ति फॉर्म डाल सकते हैं जो योग्य रहेंगे। मतलब धर्म जाति के आधार पर भेदभाव होएगा क्या, नहीं होएगा। और तुमको पता है कलेक्टर बनने के लिए जो पढ़ना पड़ता है ना, कलेक्टर में गणित, कलेक्टर बनने के पेपर जो होते हैं, तहसीलदार बनने के जो पेपर जो होते हैं, एसडीएम बनने के जो पेपर होते हैं, उसमें गणित वगैरह नहीं पूछी जाती है, उसमें पूरा आर्ट्स का ही आता है। 4 विषय नींव होते हैं। मैंने पढ़ा हूँ, मैंने 2 साल तैयारी किया हूँ इसकी, है ना। ठीक है, पहला होता है इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र। 4 विषय में जिसकी पकड़ है वो आराम से कलेक्टर बन सकता है। ठीक है, आया आपको समझ में? ऐसा रहता है, लेकिन ऐसा रहता है। ठीक है, और 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की जो आर्ट्स की जो एनसीईआरटी होती है वो पढ़ना पड़ता है, ऐसा रहता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैथ साइंस वाले बंदे क्यों निकालते मालूम है? कलेक्टर के गौरव तिवारी जो थे उनने मैथ साइंस लेके पढ़े थे। मैथ साइंस लेने दिमाग बढ़ जाता है। अब मैंने 12th तक मैथ साइंस लेके पढ़ा, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ा, है ना। तो जब मैंने फिर आर्ट्स की किताब पढ़ा तो झट से मेरे दिमाग में चढ़ गई। लेकिन आर्ट्स वालों दिमाग में चढ़ती है कि उतनी किताब नहीं चढ़ पाती, ऐसा रहता है ना ये नहीं। लेकिन पढ़ना आर्ट्स का ही पढ़ता है। अब तुमको कोई समझाएगा नहीं जाए तो तुम रट्टा लगाओगे, रटे जा रहा है दल दल दल। अरे दल का मतलब सीधे दिमाग में लगाओ ना, भाजपा दल है, कांग्रेस दल है, तो समझ के पढ़ना चाहिए। कैसा पढ़ना चाहिए? समझ करके। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, राज्य, समाज और शासन तीनों का क्या होता है, समावेश होता है। राज्य भी होना, समाज भी होना और शासन भी होना। राज्य के रूप में लोकतंत्र जो होता है, जनता को शासन करने, शासन कौन करेगी, जनता करेगी। कौन करेगी शासन? जनता। ठीक है, उस पर नियंत्रण करने, जनता ही शासन पर क्या करेगी, नियंत्रण। जनता ने किसी एक को चुन के ला दी और वो अपनी ज्यादा तानाशाही चला रहा है तो जनता रटाक से उसको भगा देगी, चल निकल बे, कोई दूसरे को बिठा लेंगे हम। लेकिन पहले हो पाता था कि राजतंत्र में नहीं, एक बार राजा बन गो, जो सीट में जकड़ के बैठ गओ तो उठे नहीं जाओ वहाँ से, ओके बाद फिर ओके लड़का बच्चों को भी राजा बना दो उन्हें, है ना कि नहीं। तो ये गलत है। लोकतंत्र में जो योग्य रहेगा उसी को वोट डाल के चुनना पड़ेगा। समाज के रूप में लोकतंत्र इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार और व्यवहार सर्वोपरि हो। किसका विचार? समानता का विचार होना चाहिए और समानता का व्यवहार होना चाहिए। व्यक्तित्व की गरिमा का सामान्य मूल्य हो, हर व्यक्ति को सामान्य मूल्य दिया जाए और सभी को समान अवसर लोकतंत्र में होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में जो योग्य रहेगा वो नौकरी करेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। प्रधानमंत्री भी चाहे कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरा लड़का है, इसको मैं कलेक्टर बना दूं, नहीं, परीक्षा पास करना पड़ेगा। सबको समान अवसर उपलब्ध रहेंगे। जो योग्यता रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो मेहनत करेगा वो बनेगा कलेक्टर, है ना कि नहीं। ये लोकतंत्र में। ठीक है, ये संपूर्ण जीवन का एक मार्ग है। लोकतंत्र समस्त मूल्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति साध्य होता है। व्यक्ति को देख करके अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लोकतंत्रीय शासन की मुख्य विशेषताएं क्या है? लोकतंत्रीय शासन की मुख्य विशेषताएं क्या है? लोकतंत्रीय शासन की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये प्रश्न बैंक कौन सी क्लास का है? 10वीं का है। क्वेश्चन इसमें जो दी है 9वीं के दे दिए, लेकिन पेपर कहाँ से निकलेगा? प्रश्न बैंक से। मुझे तो करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या लिखोगे? 4 नंबर वाला है। लोकतंत्रीय शासन की मुख्य विशेषताएं क्या है? लिख लिए उत्तर। उत्तर में डाली हेडिंग प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषताएं। हेडिंग क्या डालोगे? प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषताएं। इसमें डेस्क पाड़ के लिखो प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है, प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को
जिसमें सभी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें सभी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें सभी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होते हैं, समान अवसर प्राप्त होते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की गरिमा, नागरिकों की गरिमा तथा समानता, नागरिकों की गरिमा तथा समानता, कोमा स्वतंत्रता, कोमा मातृत्व, कोमा मातृत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। आगे लिखिए, प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखिए, जनता प्रभु सत्ता की स्वामी। पहला पॉइंट लिखिए, जनता प्रभु सत्ता की स्वामी। देश पढ़ के लिखिए इसके अंदर, प्रजातंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत, प्रजातंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। प्रजातंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। दूसरा, शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा, शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा। देश पढ़ के लिखो, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि करते हैं, जनता के प्रतिनिधि करते हैं। तीसरा लिखो, राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था, राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था। देश पाठ के लिखो, प्रजातंत्र के राजनीतिक दलों का गठन, प्रजातंत्र के वारंटी, प्रजातंत्र के राजनीतिक दलों का गठन, प्रजातंत्र के राजनीतिक दलों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाता है, अनिवार्य रूप से किया जाता है। दो या अधिक राजनीतिक दल होते हैं, दो या अधिक राजनीतिक दल होते हैं। जिस दल को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त होता है, वही शासन का संचालन करते हैं। जिस दल को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त होता है, वही शासन का संचालन करते हैं। चौथा लिखिए, चुनावों की व्यवस्था। चौथा क्या लिखोगे? चुनावों की व्यवस्था। देश पाठ के लिखो, प्रजातंत्र में संविधान द्वारा, प्रजातंत्र में संविधान द्वारा निर्धारित तिथि पर चुनाव होते हैं, निर्धारित तिथि पर चुनाव होते हैं, निर्धारित तिथि पर चुनाव होते हैं। चुनाव के आधार पर, चुनाव के आधार पर वयस्क मताधिकार होता है, चुनाव के आधार पर वयस्क मताधिकार होता है। अगला लिखो, नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करना। तेरे पीछे वाली कॉपी देख, वो एक्टिंग मार रहा के लिख रहा है, सही में लिख रहा है? हाँ चल ठीक ठीक है। कई बार एक्टिंग मारता है ना, वो हाव हाव करते रहता है, लिखता नहीं है। नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करना लिख लिए।
नागरिकों को अधिकार या स्वतंत्रता प्रदान करना। देश पाठ की लिखो, नागरिक अपने मतों का उचित ढंग से प्रयोग कर सके, नागरिक अपने मतों का उचित ढंग से प्रयोग कर सके तथा अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, तथा अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। इसके लिए उन्हें यथासंभव अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। इसके लिए उन्हें यथासंभव अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। अगला लिखिए, जनता शासन के प्रति उत्तरदायी। अगला लिखिए, जनता शासन के प्रति उत्तरदायी। देश पाठ के लिखो, प्रजातंत्रीय शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रजातंत्रीय शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनहित की अवहेलना करने पर उसे पदच्युत किया जा सकता है। अगला लिखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। देश पाठ की लिखो, संविधान की समस्त व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू की जा सके। संविधान की समस्त व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू की जा सके, इसीलिए प्रजातंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना, इसीलिए प्रजातंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। लिख लिए। अब हाथ बांध करके पेपर में आएगा क्वेश्चन 4 नंबर में ही आना। कितने नंबर में? कान खोल के सुनना और जो लिखे हो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र या डेमोक्रेसी, इसी को कहते हैं, की विशेषताएं। क्या पढ़ रहे हैं हम? विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती है? जैसे अमन भैया की क्या विशेषताएं है? हाइट 6 फुट 2 इंच, है ना कि नहीं? वजन है ना, तो इस 100 किलो, है ना कि नहीं? ये रहता है ना कि नहीं? तो उसी प्रकार लोकतंत्र की भी क्या होती है? विशेषताएं, है ना कि नहीं? कहीं पुलिस में जाते हो तुम लोग भर्ती करने के लिए, सब नापते हैं ना, हाइट, वजन, विशेषताएं, क्या कहाँ तक पढ़े हैं, क्या योग्यता है, विशेषताएं होती कि नहीं होती है? तो इसी प्रकार किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन? लोकतंत्र की क्या पढ़ रहे हैं? विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो देखो, प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है, राजतंत्र में तुम अपना विकास नहीं कर सकते। राजा रहेगा वो अपनी अपनी चलाएगा, तुमने ज़्यादा बोल दी तुम्हें गर्दन कटवा देगा। ये हमारे सामने ज़्यादा वो कर रहा है, इसका सर कलम कर दो। अब कलम से लकीर नहीं पाड़ेंगे, मतलब गर्दन उड़ा देंगे, उसको बोलते सर कलम करना, ठीक है। देखो, लेकिन लोकतंत्र या प्रजातंत्र में तुम स्वतंत्र हो। अरे लड़कियों तुम स्वतंत्र हो, अरे लड़कों तुम स्वतंत्र हो, किसी ने तुमको गुलाम नहीं बनाया है। तुम चाहो तो अरबपति बन सकते हो, तुम चाहो तो लोकतांत्रिक देश में राजा बन सकते हो, तुम चाहो तो कलेक्टर बन सकते हो, तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो। कौन से देश में?
लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। सभी को कैसे अवसर उपलब्ध होते हैं? सभी को एक समान अवसर प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? हर नागरिक समान रहेगा, किसी भी जात का रहे, किसी भी धर्म का रहे, लड़का रहे, लड़की रहे, किन्नर कोई भी रहे, है ना कि नहीं? हंसने वाली कौन सी बात है? भैया किन्नर भैया कलेक्टर बनी है, बचपन से उसको समाज में हंसी उड़ाया, लोगों ने उसका मजाक बनाया, और क्या बन के दिखाया उसने? कलेक्टर बन के दिखाई है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। तुम स्वतंत्र हो, कोई तुमको ये नहीं बोल सकता कि तुम ये काम करो, तुम ऐसा करो। अगर मैंने तुमको बोल दिया कि पढ़ाई कर, 2 घंटे पढ़ने पड़ेगा, कोचिंग में बैठने पड़ेगा, और तुम में से कोई थाना गया और थाने जाकर उन्होंने बोल दिया कि अमन भैया ने हमको ज़बरदस्ती 1 घंटे कोचिंग में बिठाल के रखे, मैं जेल हो जाएगी? क्या समझ रहे हो तुम? तुमने बोले कि हमको, हमारे जो स्कूल वाले जो सर थे, हमारे स्कूल वाले सर ने हमको मार दिए, छड़ी मारे, निशान लगाए, सीधे 181 में फ़ोन लगा दिए। क्या करने? मोबाइल लेने, 181 में फ़ोन लगाने, 181। सर मैं यहाँ पे लड़की बोल रही हूँ, लड़का बोल रहा हूँ, यहाँ के हमारे सर ने हमको छड़ी से मारे। सस्पेंड हो जाएगा मास्टर, नौकरी चल जाएगी उसकी। लोकतांत्रिक देश है ये। कौन सा देश है? महिला को भयंकर अधिकार प्राप्त है, खासकर सबसे अधिक अधिकार किसको प्राप्त है? महिला को। कोई लड़के ने कुछ करो भी नहीं, है ना, उन्हें इतना बस बोल दी कि वो लड़का मेरे को ऐसा बोल रहा था, इतना बोल बस दी उसने। वो लड़के की इतनी सुटाई होगी, बिल्कुल पूरा पढ़ाई लिखाई करियर सब खराब। इसलिए खासकर महिला लोग से भैया, इसलिए मैं मेरे साथ पढ़ने वाली जो लड़की लोग थी, मैं दूर से ही बहन जी नमस्कार, दूर से जयराम जी करते हैं, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है ना? सही में अधिकार है, संविधान में लिखा है भैया, ये हल्के में नहीं लेना बिल्कुल, है ना कि नहीं? कई बार देखो लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो मर्द आगे नहीं आता लड़ने के लिए, वो घर की औरत को बोलता है अरे तू जाकर को अच्छो मार के आ जाना। बिल्कुल पता है महिला है, मार देगी, महिला मारेगी तो उसको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पुरुष ने गलती से महिला को मार दिया और रिकॉर्ड हो गया तो उसको जेल हो जाएगी, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। ठीक है, तो देखो मातृत्व न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है प्रजातंत्र की विशेषता है। देखो अब प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला, जनता प्रभु सत्ता की स्वामी। नरेंद्र मोदी राजा नहीं है, कौन है? जनता है, क्योंकि जनता ने उसको चुनी है। वो काम नहीं करेगा, उसको उठा के अपन दूसरे को बिठा देंगे। लेकिन भगवान राहुल गांधी, अरे राम राम राम, उसको छोड़ के, है ना? ठीक है, देखो प्रजातंत्र में जनता का अंतिम स्रोत कौन होती है? जनता होती है। दूसरा, शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा। शासन का संचालन कौन करेगा? जनता जिसको चुनेगी वो शासन का क्या करेंगे? संचालन, है ना कि नहीं? मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा, जनता मुझे चुनेगी तो मैं शासन का संचालन करूंगा। तुम खड़े हो जाओगे, थूक निकल रही मुंह से बाहर, सॉरी है ना, पता नहीं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मैं, थोड़ा दूर होके बैठा करो ना, ठीक है? सॉरी है ना, हो जाता है कई बार, है ना, कुछ नहीं। देखो जनता अगर तुमको चुन लेगी जनता अगर तुमको चुन लेगी तो शासन का संचालन कौन करेंगे? तुम लोग करोगे। ठीक है, कौन करोगे? तुम लोग करोगे। अरे बोलते आना चाहिए, कोई तुमको ज़्यादा चुगली करेगा ना तो कॉलर पकड़ के और अच्छा जम से बोलो तो मेरी थूक उसके मुंह पे लगना चाहिए। झगड़ा होता है उसके सामने, है ना कि नहीं? तेज तर्राड़ बन के रहो बिल्कुल, है ना? कोई मुँह चवरी ने इतना तेज बनो कि कोई बात विवाद हो, मुँह चवरी हो, कोई मुँह न चला सके अपने सामने। 20 लोग खड़े हो, तुम इधर अकेले खड़े हो, तो उनसे भी विवाद में जीत के दिखाओ तो मानेंगे। क्या बोलो भाई, तो कोचिंग से नाम काट दूंगा मैं तेरा, हरकत सुधार ले थोड़ी, ठीक है ना? बात विवाद बोल दो उसको, है ना, तो अच्छा रहेगा। देखो तो शासन का संचालन कौन करेगा? जनप्रतिनिधि। अब तूने अगर गलती करा तेरा नाम काट दूंगा मैं कोचिंग से, ठीक है ना? ऐसे में संस्कार झलकते घर वालों के, है ना? इसलिए थोड़ा ऐसा करो। देखो अगला है राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था। लोकतंत्र में क्या होता है?
सुनना, लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक दल बनते हैं। भारत देश में लोकतांत्रिक है ना, कौन कौन से दल है, पहला दल है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, है राजनीतिक दल। दूसरा दल क्या है, कांग्रेस। एक दल है आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। ये सारी क्या होती है, पार्टी होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं। ये चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। अगला होता है चुनावों की व्यवस्था। लोकतंत्र में किसकी व्यवस्था होती है, चुनाव की व्यवस्था। हर 5 साल में क्या कराए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं। जनता अपनी इच्छा से क्या डालती है, वोट डालती है और सरकार को क्या करके लेके आती है, चुन करके लेके आती है। और आपको समझ में, अगला नागरिकों को अधिकार। भारत लोकतांत्रिक देश भारत है अपना, हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। तुमको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता, कोई तुमको ये नहीं बोल सकता कि तो काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा, तुम्हारे बाप के गुलाम है हम। जबरदस्ती नहीं है कि तुमको कोई काम करवा सके, तुम्हारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध। और उसकी रक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करता है। किसी ने ज़्यादा तुम्हारे ऊपर दबाव डाला, किसी ने कुछ बोला, जे कर वो कर, चुपचाप से मोबाइल लेना, किसी का भी नंबर डालना 100 100 नंबर। सर यहाँ पर मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे जबरन दबाया जा रहा है, मैं 4 दिन से मुझे कमरे में कोंड के रखा गया है ना कि नहीं। फिर देखो क्या खटिया खड़ी पलंग आड़ा हो जाएगा, है ना कि नहीं। ऐसी मार पड़ेगी, बिल्कुल चमड़ी उधेड़ देंगे, बिल्कुल। आ रहे हैं समझ में। ये हर व्यक्ति क्या स्वतंत्र है, हर इंसान को नागरिक को अधिकार प्राप्त है। जनता शासन जनता के प्रति उत्तरदायी। शासन जो रहेगा वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगा। शासन ने क्या बोले थे, हम रोड बनवाएंगे, हम ये करेंगे, हम पानी देंगे, हम रोजगार देंगे, तो देना पड़ेगा। जनता के प्रति क्या रहना पड़ेगा, उत्तरदायी रहना पड़ेगा। और जनता के प्रति अगर वो उत्तरदायी नहीं रहेंगे तो उनको उनके पद से हटा भी सकते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। जो न्यायपालिका होता है, जो कोर्ट सिस्टम होता है, वो स्वतंत्र है। नरेंद्र मोदी भी जाकर के ये नहीं बोल सकता कि तुम इसको माफ कर दो। आ रहा समझ में। वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगी। न्यायपालिका कोर्ट के सामने सब कटघरे में कैसे रहेंगे, बराबर रूप से खड़े रहेंगे। ऐसा संविधान में लिखा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। नेता लोग के पास बहुत पावर होता है, रातों रात किसी को गायब कर देते हैं, जेसीबी से गड्ढा खोद के गड़ा भी देते हैं और पता ही नहीं चलता आदमी कहाँ गया। लापता में उसका पोस्टर विनर छप जाता है ना। ऐसा रहता है, ठीक है। लेकिन संविधान में ऐसा लिखा कि न्यायपालिका कैसी होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, जाओ, आज के लिए इतना ही।